देखिए, मैंने हमेशा सबको बोला है कि एक्सट्रीम कॉमर्स महँगी है और अभी और ज़्यादा महँगी हो जाएगी। ये उन लोगों को सूट करता है जिनके पास जेब में पैसे हैं, जिनके पास सेविंग्स हैं। तो बिज़नेस करने का राइट तरीका वही शख्स ज़्यादा बेहतर बताएगा जो खुद कई बार फेल हो चुका हो। मैं पाकिस्तान में आईडीज़ बेचने के लिए आया था। तो वो मैंने सोचा कि अगर मैं इनको आईडी बनाना सिखा दूँगा तो मेरे बिज़नेस का क्या होगा, जो मैंने इनको आईडियाँ रेंटल पे देनी थी। लेकिन दिल बड़ा था, खुशी-खुशी लंबे-लंबे टेक्स्ट में उनको गाइड करना शुरू कर दिया। 19,000 अकाउंट अमेज़न ने सस्पेंड कर दिए। कोर्स जो है वो बहुत ईज़ी है, कोर्स बहुत आसान है बेचना, कोर्स तो मसला ही नहीं है ना। आपके पैसे बने या ना बने, हमारी लायबिलिटी नहीं है। पाकिस्तान में बच्चे जो हैं मुझे एज़ अ फादर देखते हैं, एज़ अ टीचर देखते हैं, एज़ अ बड़ा भाई देखते हैं। एक्सट्रीम कॉमर्स एक कमर्शियल एंटिटी है, उसको कमर्शियल एंटिटी रहने दें। Assalamu alaikum everyone and welcome to another episode of How Does It Work, a podcast by Pro Pakistani. Today we are honored to have Sunny Ali, the founder of Extreme Commerce on the show. Thank you Sunny bhai, thank you for being on. बहुत शुक्रिया। सर पहले तो मैं आपसे जो हम अभी ऑफ एयर भी बात कर रहे थे डिस्कस करना चाह रहा था कि काफ़ी वेल डॉक्यूमेंटेड है द सॉर्ट ऑफ स्ट्रगल्स इन द फेलियर्स इन योर अर्ली ईयर्स. थोड़ा हमारे ऑडियंस को इसके बारे में बताएं कि क्या हुआ था. आपने बताया कि 3 दफ़ा बैंक्रप्सी हुई, क्या क्या चीज़ें हुई, क्या क्या लर्निंग्स हुई. 1998 में मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी बहरिया कॉलेज कराची से और वहाँ से मेरा जर्नी का स्टार्ट हुआ. प्रोफेशनल जर्नी मेरा 1992 से ही स्टार्ट हो गया था. मैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करता था. उस दौर में असेंबली लैंग्वेज होती थी और एक्सटी कंप्यूटर्स वगैरह होते थे जिसमें मैं काम करता था. 2000 के बाद ईयर 2001 में मैं पाकिस्तान छोड़ के चला गया. मैंने सिंगापुर से करियर का स्टार्ट लिया. वहाँ जॉब्स की, मलेशिया में जॉब की, सिंगापुर में, फिर मैंने ऑस्ट्रेलिया में टाइम गुजारा, मैं वहाँ चला गया. तो वो एक लॉन्ग जर्नी है कैसे मैं वहाँ पहुँचा. उसके बाद वहाँ पे मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया अपना. 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे जिसमें वो पहली बार मैं बैंकरप्ट हुआ था. वो मेरा बिज़नेस आईटी कंसल्टिंग सर्विसेज से रिलेटेड था. उसमें मेरे पास कोई 20 के करीब एम्प्लॉयज़ थे. मेलबर्न बेस्ड मेरा बिज़नेस था. वहाँ से फिर मैं फ़ारिग होके मलेशिया आ गया. 2009 में मैंने दोबारा स्टार्ट किया बिज़नेस. फिर मैं दोबारा बैंकरप्ट हुआ 2011 में. सेकंड टाइम बैंकरप्ट हो गया और फिर मैंने दोबारा स्टार्ट किया. फिर मैं तीसरी बार बैंकरप्ट हुआ 2015 में. काफ़ी सारी रीज़न्स हैं, वो मैंने बहुत डिटेल में अपने कुछ वीडियोस में बताया है कि मेरी क्या लर्निंग्स थी, मैं क्यों बैंकरप्ट बार बार क्यों हो जाता था बैंकरप्ट. वो काफ़ी मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है अपने फेलियर को. और तीसरी बार बैंकरप्सी काफ़ी एक्सपेंशन के बाद हुई थी. तो मैं अमेरिका में एक्सपेंड कर चुका था अपना बिज़नेस. मैंने असल में 2009 में ई कॉमर्स बिज़नेस स्टार्ट किया था. तो मैं ई कॉमर्स बिज़नेस के अंदर वेबसाइट्स पे सामान बेचता था, अमेज़ॉन पे बेचता था, ईबे के ऊपर बेचता था और क्या मैं मिस्टेक्स करता था. तो वो मैंने डिटेल में एक्सप्लेन भी किया है. तीसरी बार फिर दोबारा चौथी बार खड़ा हुआ हूँ. 2016 से मैंने फिर दोबारा स्टार्ट किया और फिर 2017 में कहीं जाके मैंने पहला $1 मिलियन अपना बनाया था. और अब की बार मेरी स्ट्रेटजीज़ काफ़ी डिफरेंट थी. पहली बार जो मैं मिस्टेक से बार बार लर्न कर रहा था, वहाँ से मैंने काफ़ी सारी मिस्टेक्स अपनी रियलाइज़ की. उसके बाद 2017 में मैं फिर पाकिस्तान आया हूँ. पाकिस्तान में मैंने अब अमेज़ॉन से रिलेटेड अवेयरनेस स्टार्ट की. एक्सट्रीम कॉमर्स मैंने स्टार्ट की पाकिस्तान में. 2018 में लोगों ने टेक्निकली आप समझ लें 2018 से मेरा जर्नी सही मानों में पाकिस्तान में स्टार्ट हुआ है. एक्सट्रीम कॉमर्स मैंने 2018 की जनवरी में मैंने इसकी फेसबुक के ग्रुप की बुनियाद रखी थी. और फिर वो जर्नी फिर वहाँ से हमारा स्टार्ट हुआ एक्सट्रीम कॉमर्स का. और पाकिस्तान में काफ़ी एक इम्पैक्ट क्रिएट हो गया वक्त के साथ. मैं लोगों को अपने लेसन्स बताए और मैंने उनको गाइड किया कि आपने ये मिस्टेक्स कैसे अवॉइड करनी है, बिज़नेस करने का राइट तरीका क्या होता है. तो बिज़नेस करने का राइट तरीका वही शख्स ज़्यादा बेहतर बताएगा जो खुद कई बार फेल हो चुका हो. वो ज़्यादा बेहतर बता देता है कि मुझसे ये मिस्टेक्स हुई थी. तो वही चल रहा है अभी सिलसिला. अच्छा सर, अभी एक्सट्रीम कॉमर्स, अमेज़ॉन और वो सब तो आ गए, लेकिन लेट्स गो बैक अ लिटिल. जब ये आप बिजनेसेस कर रहे थे, यू हैव इन्वेस्टर्स. आपकी मतलब ख़ानदानी पैसा था, आपके वालिद साहब क्या करते थे, हाउ डिड इट ऑल स्टार्ट?
नहीं, मैं अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड से ताल्लुक़ था मेरा। मैं पाकिस्तान में कराची में मैं एक स्लम्स में ही रहा हूँ, सारी लाइफ मैंने वहीं गुजारी है। अ, हमारे हमारे एरिया में रोडें भी नहीं होती थी, वो तो स्लम्स थे बेसिकली। सुल्तानाबाद नाम है उसका, कराची में जो स्लम्स है, कच्ची बस्ती उसका नाम है। वहीं से मैंने लाइफ स्टार्ट की थी। हमारा कोई ख़ानदानी ऐसा कोई इन टर्म्स ऑफ वेल्थ कोई हमारा बैकग्राउंड नहीं था। अब्बू हाईली इंटेलिजेंट थे असल में, इंटेलिजेंट हैं, अभी भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब्बू कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को उनको शौक़ चढ़ा, तो वहाँ से उन्होंने मुझे उसके अंदर इंगेज कर लिया। मैं बस कंप्यूटिंग के अंदर प्रोग्रामिंग करता था, हार्डवेयर रिपेयर करता था, प्रोग्राम्स बना के बेचा करता था। मैं ये सारे काम 1992, 93, 94 उस पूरे डेकेड में मैं ये सब करता रहा हूँ। 2001 में जब मैं पाकिस्तान छोड़ के गया हूँ सिंगापुर से, मैंने जॉब स्टार्ट की थी। तो वो बिज़नेस नहीं था बेसिकली, वो जॉब थी, और मैं अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करता था उसमें। उनको मैं भाइयों को, पेरेंट्स को सपोर्ट करता था। फिर ऑस्ट्रेलिया में भी लाइफ इसी तरह चलती रही। वहाँ भी मैं बिज़नेस करके फैमिली को सपोर्ट करता रहा हूँ। फिर मैंने अपनी फैमिली को मलेशिया में मूव कर दिया। तो वही, ये एज सच कोई बैकग्राउंड वो तो नहीं था। क्योंकि बहुत सारे लोग वही पूछते हैं ना कि हाउ डज इट स्टार्ट, वो ख़ानदानी होगा, कोई जनरल का बेटा होगा, कुछ ऐसे, ऐसा कुछ भी नहीं था आपके साथ? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं था। एंड बस ये कि सेविंग्स कर करके जमा करके बिज़नेस स्टार्ट किया, अपनी सैलरी से जमा करके, क्रेडिट कार्ड से जमा करके, निकाल के बिज़नेस स्टार्ट किया। और मैं इनफैक्ट 2015 की बैंकरप्सी में $7 लाख ओ करता था। तो व्हाट डिड यू डू देन, हाउ डिड यू पे इट बैक? वो फिर जब मैंने पहला $1 मिलियन बनाया तो पे ऑफ किए हैं सारे। और ये कई साल के मेरे ऊपर इसमें एक्चुअली ये कर्जे थे नहीं, ये बिजनेस वेंचर्स हुआ करते थे। तो बिजनेस वेंचर्स में जब बिजनेस फेल हो जाता था तो वो उसको मैं लोन में कन्वर्ट कर देता था। वो भी मैंने अपनी वीडियोस में एक्सप्लेन किया है कि ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, आपको नहीं करनी चाहिए। तो जब आप किसी इन्वेस्टर के साथ डील करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो आप प्रॉफिट लॉस की क्लियर उसके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आप कभी भी उसको गुडविल में लोन में कन्वर्ट कर देंगे तो वो जमा होते रहेंगे लोन्स आपके ऊपर, जो मैंने मिस्टेक की। बिल्कुल। और आपके पास अभी करंट एक्सट्रीम कॉमर्स में तो पार्टनर्स हैं, क्या आपकी पिछली जो वेंचर्स थी उनमें भी आपके पास पार्टनर्स थे, इन्वेस्टर्स थे? मेरे पिछले वेंचर में पहली बार ऑस्ट्रेलिया में मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया था, तो वो मैं एक पार्टनर के साथ मैंने स्टार्ट किया था। वो ऑस्ट्रेलियन पार्टनर था मेरा। फिर एक्सट्रीम कॉमर्स मैंने खुद स्टार्ट की थी, उसमें मेरा कोई पार्टनर था नहीं। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने अब पार्टनर्स उसमें ऐड करने शुरू किए हैं मेरी टॉप लीडरशिप टीम के अंदर। और सर अल्हम्दुलिल्लाह द स्केल ऑफ एक्सट्रीम कॉमर्स तो हैज़ बिन मैसिव, एंड इस स्केल पे तो हम बहुत सारी डिस्कशंस करना चाहेंगे। लेकिन पहला मेरा सवाल ये था कि जब आपका इनिशियल अमेज़ॉन की आप अवेयरनेस फैलाने आए थे, डिड यू रियलाइज दैट यू वुड बिकम अ हाउस होल्ड नेम, और वाज दिस एन एवोल्यूशन, या ये डिज़ाइन से ये प्लान ही यही था? नहीं, ये एवोल्यूशन है। उसकी वजह ये है कि मैंने अपनी कई वीडियोस में ये बोला है कि मैं पाकिस्तान में आईडीज़ बेचने के लिए आया था। तो मुझे पता है पाकिस्तान में अमेज़ॉन का अकाउंट तो बन नहीं सकता, तो मैंने आईडीज़ ऑर्गेनाइज़ की मलेशिया से। और मैंने सोचा कि मैं अवेयरनेस क्रिएट करूँगा, पाकिस्तान में लोगों को अमेज़ॉन के बारे में बताऊँगा, और फिर उनको बताऊँगा कि ये एक सोल्यूशन है आपके पास, आप ये आईडीज़ रेंटल पे ले सकते हैं। ये मेरा इनिशियल बिजनेस प्लान था। मेरा ऐसा कोई एज सच प्लान वो नहीं था कि इतना बड़ा इकोसिस्टम क्रिएट हो जाएगा। और ये मैं इसका क्रेडिट लेना भी नहीं चाहूँगा। उसकी वजह ये है कि मैंने इतना फेलियर लाइफ में देखा है, तो मैं ये समझता हूँ कि बस मैं ब्लेस्ड हूँ, ये अल्लाह ने करवा दिया, ये काम हो गया। माशाल्लाह। और एवोल्यूशन होती गई, कांस्टेंट एवोल्यूशन होती गई। इनिशियल जो सोच थी वो कुछ और थी, हुआ कुछ और। और आप मतलब सोशल मीडिया फ्रेंडली, इस तरह जो थोड़ा आप कह लें मुर्शिद हैं आप बहुत लोगों के लिए, क्या ये व्हेन डिड यू स्टार्ट टू फील कि लोग अब आपके साथ तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, या यू स्टार्ट इट्स बिकमिंग अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एनवायरनमेंट, व्हेन, क्या वो बहुत ग्रेजुअली हुआ था, और वाज इट जस्ट लाइक दैट सडन? शुरू में जब मैं पाकिस्तान में मैंने स्टार्ट किया तो वो एक मेरे लिए बिजनेस था। लेकिन जब मैंने फेसबुक का ग्रुप पहली बार क्रिएट किया 2017 के दिसंबर में, तो टेक्निकली 2018 समझ लें आप उसको, तो मैंने लोगों को जमा किया। उसमें मैंने कहा आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हो तो आप मुझसे पूछें। लोगों ने क्वेश्चंस पूछना शुरू कर दिए। तो लोगों ने मुझसे पूछा कि जी अमेज़ॉन की आईडी आप हमें यही बनाना क्यों नहीं सिखा देते, कि हम ये कैसे बनाएं पाकिस्तान से।
तो वो मैंने सोचा कि अगर मैं इनको आईडी बनाना सिखा दूंगा तो मेरे बिजनेस का क्या होगा, जो मैंने इनको आइडिया रेंटल पे देनी थी। लेकिन दिल बड़ा था। मैंने फिर खुशी खुशी लंबे लंबे टेक्स्ट में उनको गाइड करना शुरू कर दिया। अमेरिका में एलएलसी ऐसे खुलेगी, टैक्स आईडी ऐसे मिलेगी, आईडी ऐसे क्रिएट होगी, यूके से ऐसे बन सकती है, ये ऑप्शंस हैं, ये रास्ते हैं। वो मैं जैसे जैसे करता गया, लोगों ने बहुत इज्जत दी। लोगों ने, वो टाइम था जब लोगों ने मुझे फिर स्टार बनाना शुरू किया, लोगों ने रिस्पेक्ट देना शुरू कर दी। और वो टाइम था जब मैंने सेक्रीफाइस किया था। बेसिकली मैंने अपना आईडी वाला बिजनेस कुर्बान कर दिया इसके लिए कि मुझे मज़ा आ रहा है, लोग रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो ठीक है, जो पूछना है पूछो। मैं दिल खोल के बताता चला गया। वहाँ से एवोल्यूशन हुई, पैसे भी बन गए, सिस्टम ने पैसे क्रिएट किए हैं, सिर्फ मेरे लिए नहीं, बहुत सारे लोगों के लिए क्रिएट किए हैं। और बस ये कि एवोल्यूशन होती गई, चीज़ें बड़ी होती गई वहाँ से। तो बस वो टाइम था जब ये सब स्टार्ट हुआ है। और सर एक सॉर्ट ऑफ वेट भी होता है ना, मतलब मेंटोर किसी का होते हुए या मुर्शिद किसी का होते हुए, उसकी ऑब्वियसली इट्स अ ग्रेट एंड ग्रेटिफाइंग फीलिंग जब लोग आपको इज्जत देते हैं, आपको रिस्पेक्ट देते हैं। लेकिन फिर उसी यार्ड स्टिक से फिर आपको एक्यूजेशंस भी मिलती हैं, इस तरह की चीज़ें। उस जर्नी में मतलब ऑब्वियसली हर बंदा इंसान होता है, आप कुछ चीज़ें गलत करेंगे, कोई चीज़ें सही करेंगे। आपको क्या कभी कभार लगता है कि देयर इज़ टू मच ऑफ अ बर्डन इन टुडेज सोशल मीडिया वर्ल्ड ऑन मेंटोर्स और ऑन मुर्शिद कह लें? मेरा ख्याल है मेरा स्टेमिना भी ज़्यादा है, मेरे नर्व्स भी स्ट्रॉन्ग हैं, और मैंने वक्त के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, लाइबिलिटी भी ली। और जो लोग मुझसे मशवरा लेना चाहते हैं, मैं उनको बड़े दिल से मशवरा दे देता हूँ। अब एक शख्स अगर मुझसे कहता है कि सनी भाई मैं आप ही का एम्प्लॉय हूँ, मैं आपकी कंपनी में काम करता हूँ और मैं ये काम करना चाहता हूँ, मैं मुल्क छोड़ के जाना चाहता हूँ, तो मैं उसको बताता हूँ ऐसे जाना है, ऐसे जाना है, ऐसे जाना है। फिर वो मुझसे ये पूछता है कि अगर आप ये मुझे मशवरा एज अ टीचर दे रहे हैं या एज अ बॉस दे रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ एज अ टीचर दे रहा हूँ, क्योंकि एज अ बॉस तो मैं चाहूँगा कि तुम ये मुल्क ही ना छोड़ के जाओ, तुम यहीं काम करते रहो मेरे पास। तो अब वो दो पर्सनैलिटीज़ है ना, मुझे दोनों को बैलेंस रखना है। अब एक शख्स मशवरा लेने आ रहा है तो मशवरा अमानत है, तो मैं उसको एज अ मेंटोर ही मशवरा दूंगा। एज अ बॉस तो वो मशवरा शायद वैलिड ही ना, वो तो मेरे ख़िलाफ़ चला जाएगा। तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है जब कोई शख्स आपसे एडवाइस मांग रहा है, मशवरा मांग रहा है, क्योंकि ज़िंदगी का 25 साल का तजर्बा है आपके पास जो उसके पास नहीं है, तो तभी आपसे मशवरा मांगने आया। तो वो बिल्कुल। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वो ऑफ कोर्स भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको बड़ा एहतियात से एवेल्युएट करना होता है चीज़ों को, किसी को मशवरा देने से पहले। और बहुत सारी एक डिबेट चलती है पाकिस्तान में कि जो आप कोर्सेज़ कराएं या जो आप चीज़ें कराएं, अगर आप मशवरा दे रहे हैं, अगर आप किसी के मेंटोर हैं तो फ्री में कराएं या सस्ते कराएं या इस तरह की चीज़ें। इस पे आपका क्या टेक है? मतलब देयर इज़ अ लॉट ऑफ पीपल जो कहते हैं कि यार बहुत ओवर प्राइस्ड हैं एक्सट्रीम कॉमर्स के जो कोर्सेज़ हैं, बहुत सारे इस तरह की बातें होती हैं कि वैल्यू क्या है। इस पे आपका क्या? देखिए, मैंने हमेशा सबको बोला है कि एक्सट्रीम कॉमर्स महंगी है और अभी और ज़्यादा महंगी हो जाएगी। एक्सट्रीम कॉमर्स इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव इकोसिस्टम। इकोसिस्टम की प्राइस है। इकोसिस्टम इज़ अ एक्सपेंसिव थिंग टू डू। इट्स आपको अगर देखें, हमने एक्सट्रीम कॉमर्स में पहली बात तो ये कि कोर्स करवाना या कोर्सेज बेचना हमारा कभी से मोटिव रहा नहीं। हमें कोर्सेज बेचने में इंटरेस्ट नहीं है। कोर्स, हम जर्नी फोकस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। एक्सट्रीम कॉमर्स इज़ ऑल अबाउट जर्नी। किसी इंसान ने कोर्स करना है, मेरा मशवरा है उनके लिए, बड़ा सिंसियर मशवरा है, यूडेमी पे जाएं। यूट्यूब से कोर्स नहीं मिलेगा आपको। यूट्यूब के ऊपर आपको टू मच स्कैटर्ड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आप उसकी सीक्वेंस ही नहीं बिल्ड कर पाएंगे कभी। राइट जगह है कोर्स करने के लिए यूडेमी। उसके बाद सेकंड, अगर आपको कोई राइट जगह चाहिए, वो हमारा प्लेटफॉर्म वीबीसी है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट ही है लोगों के पास, वो मुफ्त में ले लें आप। मैंने इस पर फ्यू $100,000 लगा के उसको फ्री ऑफ कॉस्ट बांट दिया सब लोगों में। आप यहाँ से कोर्स कर लें, लेकिन सुन लें पहले, कोर्स का सक्सेस रेट 10 से 15% से ज़्यादा हो नहीं सकता। कोर्स है ना, तो ऑनलाइन कोर्स है। एक शख्स कहता है नहीं जी, मैं यूट्यूब पे टू मच स्कैटर्ड इन्फॉर्मेशन है, मुझे कोई और जगह बताएं। अच्छा भाई, यूडेमी पे चले जाओ। हाँ, यूडेमी अच्छा तो है, लेकिन सनी भाई वो वन वे इंगेजमेंट है। एक रेडियो की तरह एक कंटेंट आ रहा है मेरे सामने,
मुझे 2 वे एंगेजमेंट चाहिए, मुझे फेस टू फेस ट्रेनिंग चाहिए। अच्छा भाई, अगर आपको फेस टू फेस ट्रेनिंग चाहिए तो आओ फिर हम एक बिल्डिंग लेते हैं पहले, उसमें बिजली का बिल भी भरते हैं, उसमें ट्रेनर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें सेल्स, मार्केटिंग, HR, फाइनेंस, IT, ये सारी कॉस्ट भी पहले इसके अंदर डालेंगे और उसकी ये एक्स अमाउंट ऑफ कॉस्ट निकलेगी। तो अब आपके पास ऑप्शंस हैं, फ्री में करना है यूट्यूब से कर लें, $10 में करना है यूडेमी से कर लें, फ्री में करना है VBC से कर लें, पे करके करना है तो यहाँ से कर लें। ये कहलाता है कोर्स। कोर्स का सक्सेस रेट 15% मैक्स है। तो एक्सट्रीम कॉमर्स क्या करती है फिर? एक्सट्रीम कॉमर्स कोर्स फोकस्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं, एक्सट्रीम कॉमर्स है जर्नी फोकस्ड ऑर्गेनाइजेशन। मैंने हमेशा पाथवे क्रिएट करके दिया है लोगों को। मैंने 2 पाथवेज क्रिएट किए हुए एक्सट्रीम कॉमर्स के अंदर। एक पाथवे है उन लोगों के लिए जो किचन मनी बनाना चाहते हैं, जो कहते हैं हमारी इनकम अच्छी नहीं है, हमें महीने का 500, 1000, $1500 पर मंथ बनाना है, इसका क्या पाथवे है? तो मैंने उनको 6 से 12 महीने का एक पाथवे दे दिया है कि ये इंक्यूबेशन सिस्टम है, इस बिल्डिंग में आपने आना है, यहाँ आपने 6 महीने से 12 महीने गुजारने हैं और आपने किसी स्किल को पकड़ना है और इसका ये लर्निंग प्रोसेस होगा और ये नेटवर्किंग का प्रोसेस होगा। आप ये जर्नी पूरा कर लें, आपके 70% लाइकली चांस है पैसे कमाने का। अब हो सकता है आप $500 बना रहे हों, 1000 बना रहे हो, लेकिन ये वक्त के साथ इम्प्रूव करता है। दूसरा पाथवे मैंने बनाया है उन लोगों के लिए जो कहते हैं नहीं, हमें किचन इनकम नहीं चाहिए, हम बिजनेस करना चाहते हैं, हम अमेज़ॉन के ऊपर स्टोर बनाना चाहते हैं और वो स्टोर ऑटोमेशन पे चलना चाहिए ताकि मेरे घंटे कंज्यूम ना हो। मैं अमेज़ॉन के घंटे ख़रीदना चाहता हूँ, तो मेरे डेली के 100 ऑर्डर्स आते हैं, अमेज़ॉन पिक करता है, पैक करता है, शिप करता है, रिटर्न करता है, रिफ़ंड करता है, कस्टमर सपोर्ट करता है, अमेज़ॉन सब कुछ करेगा मेरे लिए। तो मुझे ऑटोमेशन मिलेगी, भले मैं कम पैसे कमाऊँ, 1000, 15 से $2000 बनाऊँ, लेकिन ऑटोमेशन चाहिए, घंटों की कंजप्शन नहीं होनी चाहिए। ये उन लोगों को सूट करता है जिनके पास जेब में पैसे हैं, जिनके पास सेविंग्स हैं, जिनकी रिस्क एपेटाइट है। रिस्क एपेटाइट कितनी है? इसमें मैं सक्सेस रेट बताता हूँ ओपनली कि वो 52% है। तो 48% चांस है आपका फेलियर का, 52% चांस है आपका पैसे कमाने का। और अगर आप फेल हो गए तो आप दोबारा एक प्रोडक्ट लॉन्च करें अमेज़ॉन के ऊपर, हो सकता है आपकी बार कामयाब हो जाए। फिर फेल हो गए, दोबारा एक प्रोडक्ट लॉन्च करें, हो सकता है आपकी बार कामयाब हो जाए। क्योंकि मैं नहीं एक्सपेक्ट करता कि 3 बार आपने अपने स्टोर में कोई प्रोडक्ट लॉन्च की, तीनों ही फेल हो जाए, मैं तो नहीं एक्सपेक्ट करता। तो ये एक जर्नी है, ये जर्नी होता है 12 महीने का। तो एक्सट्रीम कॉमर्स जर्नी फोकस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो लोगों को ये कहता है कि आप जर्नी परफॉर्म करें अगर आपने पैसे बनाने हैं तो। जिनके पास पैसे नहीं है वो किचन वाला जर्नी फॉलो कर लें, जिनके पास पैसे हैं वो अमेज़ॉन के ऊपर स्टोर बिल्डिंग का जर्नी, जिसको हम प्राइवेट लेबल एसेट बिल्डिंग भी कहते हैं, आप ये वाला जर्नी फॉलो करें। और सर स्टेटिस्टिक्स आपने जिस तरह बताया 52-48%, हाउ डू यू कम टू दिस स्टेटिस्टिक्स? इज इट बेस्ड ऑन एक्सट्रीम कॉमर्स के पर्टिकुलर जो लोग हैं या एक जनरल मतलब ऑडियंस सबसेट की बात हो रही है? नहीं, जनरल ऑडियंस सबसेट में कभी जाके आप स्टैट्स उठा के देख लें, 10% ज़्यादा नहीं मिलेगा आपको। वो उसकी वजह ये है कि आप अपने यहाँ गली में जाएं और समोसे की दुकान खोल लें, उसका सक्सेस रेट क्या है? उसका सक्सेस रेट 15% ही मिलेगा आपको, फेलियर रेट 85% है। दुनिया में हर बिजनेस का सक्सेस रेट 15% है, फेलियर 85% है। ये तो अगर जनरल पॉपुलेशन में जाके स्टैट जमा करेंगे तो अमेज़ॉन के बिजनेस का भी यही मोरलेस यही स्टैट मिलेंगे आपको। तो ये जो 52% सक्सेस रेट मैं बोल रहा हूँ, ये हमारे पाथवे का है। जो शख्स हमारे पाथवे को फॉलो करता है, और ये 12 महीने का पाथवे है जिसको हमने बूट कैम्प का नाम दिया हुआ है, जिसका 52% सक्सेस रेट है। और अगर किसी ने अमेज़ॉन की छोटी मार्केट्स में काम करना है तो वहाँ सक्सेस रेट 70% है। बट अगेन ये हमारे बनाए हुए पाथवे का सक्सेस रेट बता रहा हूँ आपको। और सर जो जहाँ तक लेमैन के लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इज़ पिकिंग द राइट प्रोडक्ट, उसमें इश्यूज आते हैं व्हेन इट कम्स टू अमेज़ॉन। ये अभी एक और कॉन्वर्सेशन चल रही है इन रिलेशन टू फेक रिव्यूज़, फेक टेस्टिमोनियल्स, इस तरह की चीज़ें। क्या ज़्यादा क्लैरिटी मिली जा सकती है ऑन परसेंटेजेस? क्या ज़्यादा डिस्कशंस हो सकती है ऑन द मैटर? एंड मतलब what are your comments on fake reviews? Is that something that's happened with extreme commerce ever? How do you अगर मैं एक लेमैन हूँ तो हमें कैसे पता कि एक बंदा क्या सक्सेस रेट बेच रहा है या ना बेच रहा है आउटसाइड ऑफ जो वो हमें बताए? हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर हमने कभी उनकी जो लोगों के जिनकी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ये मसले आ रहे हैं फेक रिव्यूज़ के, ज़्यादातर वो उन फैंसी इंटरव्यूज़ से रिलेटेड हैं। फैंसी इंटरव्यूज़ के
बच्चे ने 20 लाख रुपए महाना कमा लिया, 15 साल की उम्र में कमा लिया, उसने एक कोर्स किया था अमेज़ॉन का, तो उसने 20 लाख रुपए महाना कमाना शुरू कर दिया। हमारे प्लेटफॉर्म पे आपको ऐसी ना स्टोरीज मिलेंगी ना, हमारे प्लेटफॉर्म पे दुनिया जितना कमाना है कमा लो, लेकिन हम वो स्टोरीज नहीं लगाते। और कोई तरीका है प्रूफ दिखाने का, मतलब कोई ऐसा है कोई, ताकि इन द फ्यूचर नॉट जस्ट फॉर, मतलब मिसाल के तौर पे अदर ऑर्गेनाइजेशंस, बट किसी के लिए भी ना एक क्लैरिटी मिले कि वाकई दिस इज़ द वे, शायद बाहर कोई तरीका हो टू गेट मोर क्लैरिटी ऑन सच थिंग्स। पहली बात तो ये कि हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर सक्सेस स्टोरीज लगती हैं पाथवे नंबर 2 की, अच्छा, जिन्होंने अमेज़ॉन पे स्टोर खड़ा किया ठीक है। और स्टोर पे पैसे बन रहे हैं आपके। और हमारा 52% का सक्सेस रेट, हमारा डाटा, हाँ ये हमारा डाटा हमें बता रहा है। और इसको वेरीफाई करने का एक ही तरीका है कि कोई एक्सटर्नल बॉडी आके इसको वेरीफाई करेगी। और क्या पाकिस्तान में इस तरह की, या पाकिस्तान में तो नहीं है, क्या बाहर इस तरह एक्सटर्नल बॉडीज होती हैं या कुछ? कहीं भी नहीं, दुनिया में कहीं भी नहीं हाँ, है। तो इट्स वेरी हार्ड टू, दुनिया में कहीं भी नहीं है। और ये मेरा ही आइडिया था, ये मेरा ही आइडिया था कि मैंने ये पोस्ट लगाई है कि मैं ये करना चाहता हूँ, ये मेरा ड्रीम है। पाकिस्तान की पहली ऑर्गेनाइजेशन होगी या दुनिया की पहली ऑर्गेनाइजेशन होगी जो इस बिज़नेस के अंदर ये क्लेम करती है कि कोई ऑडिट फर्म आके हमारे डाटा को ऑडिट करे और पब्लिश करे अपनी वेबसाइट के ऊपर। हमारी वेबसाइट के ऊपर हम भी क्लेम ना करें, बल्कि वो क्लेम करें कि हमारा सक्सेस रेट ये है, हमारा फेलियर रेट ये है। और सर अगर बात की जाए, अभी जिस तरह मार्केट में बात चल रही है कि बैंक्स एक्सेट्रा आर सेइंग कि लॉट ऑफ अमेज़ॉन अकाउंट्स आर गेटिंग ब्लैक लिस्टेड, इस तरह के मसले मसाइल आ रहे हैं, क्या ये बात सच है? पहली बात तो ये अमेज़ॉन की पोस्ट आती रहती है। मैं, आप सोचें थोड़ी देर के लिए, मैं अभी एक पोस्ट लगा देता हूँ, उसमें मैं जाके कहता हूँ कि 19,000 अकाउंट अमेज़ॉन ने सस्पेंड कर दिया, एक बैनर के साथ, और मेरी तस्वीर लगी होगी, तो आप इमेजिन करें कितने शेयर्स होंगे उसके ऊपर। काफ़ी, कम से कम 10,000 शेयर्स मैं एक्सपेक्ट करता हूँ ऐसी पोस्ट के ऊपर। सनसनीखेज खबरें, पाकिस्तान में लोगों को सनसनीखेज खबरें बहुत पसंद हैं। लोग वेरीफाई नहीं करते, लोग हमेशा वन वे जजमेंट करते हैं। पाकिस्तान में बच्चों का मसला ये है कि एक शख्स ने खबर दी, लोगों ने वहीं उस खबर को रेप्लिकेट करना शुरू कर दिया, मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिया, लान तान शुरू कर दी, ये हो रहा है, पाकिस्तानी ऐसे हैं, पाकिस्तानी वैसे। कोई ये नहीं पूछ रहा कि खबर अथेंटिक भी है या नहीं है, क्या ये खबर रियल है। हम तो इस बिज़नेस में हैं, हमारे तो डेली के अकाउंट्स बन रहे हैं और पाकिस्तान से ही बन रहे हैं। वो अलग बात है, अमेज़ॉन की स्क्रूटनी बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ये डॉक्यूमेंट लाओ, वो डॉक्यूमेंट लाओ, ये डॉक्यूमेंट लाओ, ये वेरीफाई कराओ, वो वेरीफाई कराओ। अमेज़ॉन अकाउंट बंद भी करता है, फिर रीइंस्टेट कर देता है, फिर खोल देता है। वो मसाइल अपनी जगह, लेकिन इस किस्म की सनसनीखेज खबर कि जी इतने हज़ार अकाउंट पाकिस्तान से सस्पेंड हुए हैं और बगैर किसी वेरिफिकेशन या अथेंटिकेशन के उसको शेयर कर देना, ये वाला कॉन्सेप्ट मुझे नहीं समझ आता। और सर मसला ये आ जाता है ना, जितना मुझे समझ आ रही है, इस दुनिया में ऑनलाइन बिजनेसेस, क्योंकि एक नेसेंट बिजनेस है, मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, या एक फैक्ट बेस्ड इन्फॉर्मेशन नहीं है, और कोई भी जो भी दिल चाहे कह सकता है, उसको ऑपोजिशन में भी जो उसका दिल चाहे वो भी कह सकता है। फॉर द जनरल जो आवाम है हमारी, उनको तो अब दे हैव टू लिसन टू वन ओपिनियन एंड अनदर ओपिनियन। वो क्या करें, मतलब उनको क्या आप मशवरा देंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा कॉन्वर्सेशंस हर किस्म की चल रही हैं, व्हाट कैन दे डू? मतलब क्योंकि हमें तो अब वही वाली बात है ना, जिस तरह आपने कहा कि ये कोई फैक्ट है कि 15,000 ब्लॉक हुए या नहीं हुए, लेकिन फिर वही वाली बात आ जाती है कि एक कन्फ्यूजन सी चल रही है। देखें, इस बात में कोई वो नहीं है कि अकाउंट सस्पेंड नहीं होते, अकाउंट सस्पेंड होते हैं, लेकिन ये वो अकाउंट्स होते हैं जो ड्रॉप शिपिंग और रिटेल आर्बिट्राजिंग वो वाली एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, जो अमेज़ॉन की पॉलिसी के ख़िलाफ़ होते हैं, तो अकाउंट सस्पेंड होते हैं। इसमें कोई वो नहीं है, कोई शक नहीं है। लेकिन जो पॉइंट है मेरा कि जी इतने हज़ार अकाउंट का सस्पेंड हो जाना और उस पोस्ट का वायरल हो जाना बगैर अथेंटिसिटी वेरीफाई, किसी ने इंडिया में खबर चला दी, वो स्क्रीनशॉट पूरे पाकिस्तान में फैल गई, वो वाला पॉइंट मैं कह रहा हूँ कि लोग क्या करें अब। तो लोगों को अथेंटिक इन्फॉर्मेशन या अथेंटिक सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन पे रिलाई करना होगा। अगर लोग इस पे कंफ्यूज हैं कि ये इन्फॉर्मेशन अथेंटिक है या नहीं है, तो मशवरे पे रिलाई करना होगा, किसी के सजेशन पे रिलाई करना होगा। अगर अमेज़ॉन पाकिस्तान में अकाउंट्स नहीं बन सकते या लोगों के अकाउंट ब्लॉक हो रहे हैं, तो फिर हमें, मेरा ख्याल है, बिज़नेस बंद कर देना चाहिए। वी आर इन रॉन्ग बिजनेस, फिर तो हम गलत बिजनेस में आ गए ना। और ये भी एक
कॉन्वर्सेशन चल रही है कि व्हाट इज़ एग्जैक्टली लाइक इन जनरल इसमें मॉडल आप लोग जो हैं आपके माशाल्लाह देयर इज़ अ मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर नाउ अक्रॉस पाकिस्तान एंड ऑब्वियसली हम भी बिजनेस करते हैं, दैट्स अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट, दैट्स अ लॉट ऑफ ओपेक्स, बहुत ज़्यादा मसले मसाइल आते हैं विद सच अ लार्ज सेटअप। तो प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम एक्सट्रीम कॉमर्स की कोर्स बेचना है, प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम एक्सट्रीम कॉमर्स की जर्नी बेचना है। ठीक है। कोर्स जो है वो बहुत इजी है, कोर्स बहुत आसान है बेचना, कोर्स तो मसला ही नहीं है ना। हम एक कोर्स लॉन्च करते हैं 1 महीने का, हम आपको ये कोर्स कराएंगे, आपके पैसे बने या ना बने हमारी लाइबिलिटी नहीं है। ये कहलाता है कोर्स बेचना, जिसका सक्सेस रेट 15% है। एक्सट्रीम कॉमर्स का सक्सेस रेट है 70%, जर्नी के थ्रू है। आप जर्नी फॉलो करें, 70% सक्सेस का चांस है आपका। तो हमारा सोर्स ऑफ इनकम जो बिजनेस का प्राइमरी इनकम है वो जर्नी बेचने से आता है। कोर्स उसका एक छोटा सा कंपोनेंट है और वो 20% का कंपोनेंट है। रिमेनिंग 50% जो कंपोनेंट है वो जर्नी के थ्रू आता है। और सिर्फ जर्नी में क्या क्या चीज़ें आती हैं? जर्नी में 12 महीने का एक पूरा प्रोसेस है जो आपने फॉलो करना है। तो 12 महीने के अंदर आप अमेज़ॉन के ऊपर प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे, सोर्सिंग करेंगे, टीम हाथ पकड़ के आपको पूरा जर्नी कराएगी। चाइना से सामान ऐसे लाना है, कल रैंकिंग ऐसे करनी है, लिस्टिंग ऐसे करनी है, ऑप्टिमाइजेशन ऐसे करनी है। उसके बाद पैसे ऐसे डबोने हैं आपने। देखिए मैं तो मुंह से कह रहा हूँ ना, पैसे डूब जाएंगे आपके, और मैं मुंह से कह रहा हूँ 48% फेलियर चांस है आपका, पैसे डूबेंगे आपके। तो जिसने आना है सोच समझ के लिए आइएगा, अगर किसी ने इस वाली जर्नी में आना है। अब आ जाइए दूसरी जर्नी की बात करते हैं। वो जर्नी है 6 महीने से 12 महीने का जर्नी, जिसने 70% का चांस लेना है कि जी मैं $500,000 महीने का कमाना चाहता हूँ, मैं इंक्यूबेशन का जर्नी लेना चाहता हूँ आप लोगों का। जर्नी एक लाइबिलिटी है, कोर्स लाइबिलिटी नहीं होता। कोर्स बहुत आसान होता है। कोर्स तो इतना इजी होता है कि आप बल्कि कोर्स रिकॉर्ड करके यूडेमी में डाल दें, आपके $10 वहाँ से भी बनने शुरू हो जाते हैं। या आप किसी को कोर्स करा दें महीने का, बोलें भाई हमारी कोई लाइबिलिटी नहीं, आपके पैसे बने या ना बने हमने बना लिए। ये है जी कोर्स। तो एक्सट्रीम कॉमर्स का जो प्राइमरी जो बिजनेस है वो है जर्नी बेचना, और प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम जर्नी से है। और इसके अलावा मुझे इंजेक्शन करनी पड़ी है। मुझे रफली मैंने किए होंगे कोई $2 मिलियन की इन्वेस्टमेंट्स, मैंने मलेशिया से पैसे भी भेजे होंगे डिफरेंट जगहों पे, डिफरेंट ओकेजन्स के ऊपर, जो मेरी ज़ाती इन्वेस्टमेंट्स भी हैं इसके अंदर, क्योंकि इंक्यूबेशन बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। 8 शहरों के अंदर मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना, वो काफ़ी उसमें इन्वेस्टमेंट चाहिए थी जो मैंने फिर लगाई उसके अंदर। और क्या आपको लगता है कि जो आपने इन्वेस्टमेंट की, इज इट द राइट अमाउंट, कैन यू डू मोर, या आपको ये लग रहा है कि अभी हमने कुछ थोड़ा ज़्यादा कर दिया था एंड मे बी द मार्केट वाजंट रेडी फॉर इट? मार्केट वॉज नॉट रेडी फॉर दैट। मार्केट कभी भी रेडी नहीं थी, क्योंकि ये पहली बार पाकिस्तान में एक ब्रांड न्यू कॉन्सेप्ट आया था ई बिजनेस इंक्यूबेशन का। इससे पहले पाकिस्तान में जो इंक्यूबेशन का कॉन्सेप्ट था वो था स्टार्टअप इंक्यूबेशन। बिल्कुल। तो हमारा इंक्यूबेशन इज टोटली डिफरेंट बॉल गेम, एक ब्रांड न्यू कॉन्सेप्ट था, बहुत बड़ा बोल्ड मूव था, बहुत बड़ा रिस्क था। लेकिन मैं अपनी फैंटेसी में लगा हुआ था कि मुझे ये चीज़ क्रिएट करनी है पाकिस्तान में, तो मैंने काफ़ी इसमें इन्वेस्टमेंट करके मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया, और पाकिस्तान वाज नॉट एट ऑल रेडी फॉर दैट। अभी तो लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था उस वक्त। अब तो खैर एकदम सक्सेस स्टोरीज लोगों को पता लग रही हैं कि जो बच्चे इंक्यूबेशन में बैठे हैं उनके तो पैसे बन रहे हैं, सबके बन रहे हैं, अच्छी खासी पॉपुलेशन के बन रहे हैं। तो अब वो वर्ड ऑफ माउथ फैल रहा है बड़ी स्पीड में। लेकिन 1.5 साल फिर इसको जेब से हमें चलाना पड़ा है इस इंक्यूबेशन को, और अभी मेरा ख्याल है, मेरी एस्टिमेट ये कहती है 1 साल अभी मजीद जेब से चलाएंगे इसको हम। एंड सर, फॉर आवर ऑडियंस, हाउ इतनी बड़ी अंडरटेकिंग, हमने आपके ऑफिस माशाल्लाह देयर फैंटास्टिक, आप इतनी बड़ी अंडरटेकिंग अपनी एग्जिस्टिंग बिजनेसेस की प्रॉफिट के थ्रू कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं? एग्जिस्टिंग बिजनेस का जो प्रॉफिट है सारे का सारा इंक्यूबेशन में लगा दिया, प्लस मजीद इंजेक्ट करना पड़ा, मुझे भी डालने पड़े, मुझे मजीद पैसे भी डालने पड़े इसके अंदर, अपनी पॉकेट से भी डाले, कंपनी की पॉकेट से भी निकाले हैं, अपनी पॉकेट से भी डाले हैं, और काफ़ी मैसिव अमाउंट इन्वेस्ट हुई है इसके अंदर इंक्यूबेशंस को बिल्ड करने में। और अब आ जाती है सर मिशन विजन की बात। मतलब जितना मुझे समझ आ रहा है, अगर एक इंसान अपनी जेब से मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट कर रहा है, ये एज एक तो बिगर पिक्चर इन माइंड फॉर हिमसेल्फ, लेकिन ऑल्सो मे बी फॉर द कंट्री। व्हाट इज़ योर बिग पिक्चर? मेरी बिग पिक्चर ये है कि मैं एक सस्टेनेबल इकोसिस्टम बनाना चाहता हूँ। मैं रहूँ या ना रहूँ, मैं चाहता हूँ कि ये सस्टेनेबल इकोसिस्टम हो। अच्छा, मैंने एक चीज़ नोट की है,
मैं अगर अपनी इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को, मेरी फैंटेसी है कि मैं इसको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बना दूँ, मैं इसमें से बाहर निकल आऊँ। मसला ये, जैसे मैं बाहर निकलूँगा, इसको नॉन प्रॉफिट बनाऊँगा, ये उसी दिन कोलैप्स हो जाएगा, ये नहीं चलने वाला। इसको चलाने के लिए कमर्शियल ड्राइव चाहिए। तो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन होगी तो डिलीवरी आएगी, रिजल्ट आएंगे। महंगे लोग, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन महंगी होती है हमेशा। ऊपर से हमारा जो असल काम है, एक्सट्रीम कॉमर्स है क्या? कोई मुझसे पूछे व्हाट इज़ एक्सट्रीम कॉमर्स, तो एक ही आंसर है, एक्सट्रीम कॉमर्स इज़ अ कैपेसिटी बिल्डिंग प्लेटफॉर्म। कोर्स वोर्स से हमारा कोई लेना देना नहीं। कोर्स बेचने से अगर कैपेसिटी बिल्ड हो जाती है इंसानों की, कि एक इंसान को हमने कहा ये कोर्स कर लो, तुम्हारा $500 महीने का बनना शुरू हो जाएगा। आप मुझे एक बात बताएं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के मसले ना हल हो जाएं सारे, गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश के ना मसले हल हो जाएं, गवर्नमेंट ऑफ फिलीपींस के सारे मसले ना हल हो जाएं। इवन अमेरिका, अगर आप $1000 1 मिलियन बच्चे को पकड़ो, इनको कोर्स करवा दो, सबके पैसे बनने शुरू हो गए। तो कोर्स करने से पैसे बनते होते तो मज़ा आ जाता। तो 10 से 15% से ज़्यादा चांस नहीं है। तो एक्सट्रीम कॉमर्स ट्रू मायनों के अंदर, ट्रू मीनिंग के अंदर एक कैपेसिटी बिल्डिंग प्लेटफॉर्म है। एक इंसान की कैपेसिटी बिल्ड कर रहे हैं कि 6 महीने में ये इतने पैसे कमाने के काबिल हो जाए। कैपेसिटी बिल्डिंग सिवाय जर्नी के आ ही नहीं सकती। इंक्यूबेशन के प्रोसेस से निकालना पड़ता है बच्चे को। अब मसला ये है कि ये जर्नी महंगा है। अच्छा, इस जर्नी को फंड कौन करेगा? अगर मैं इस जर्नी को भी फंड करना शुरू कर दूं, जो कि मैं करता भी हूँ, सैकड़ों को फंड भी किया है, लेकिन मसला ये है कि क्या लाखों को फंड कर सकता हूँ मैं? कैसे करूँ? मेरा दिल चाहता है कि 1 लाख बच्चा इस प्रोसेस से निकले और उसमें से 70,000 बच्चों के पैसे बनने शुरू हो जाए। मैं तो ये अचीव करना चाह रहा हूँ, लेकिन ये 1 लाख बच्चों को इस प्रोसेस से निकालूँ कैसे? फंड कहाँ से लाऊँ? तो फंड, एक ऑर्गेनाइजेशन है वो कमर्शियली ड्राइव हो रही है। वो कह रही है कि भाई आप पैसे दें तो हम महंगे लोगों को लेकर आएंगे, महंगा इंफ्रास्ट्रक्चर, महंगे लोग, महंगे ट्रेनर, काबिल लोग जो इसको ड्राइव करेंगे और रिजल्ट डिलीवर करेंगे। तो सिस्टम हो गया जी महंगा। तो अब मेरा फ्यूचर, जो मेरी फैंटेसी है कि मैं फंड्स, एक फाउंडेशन सेटअप करूं, उसमें मिलियंस ऑफ डॉलर रेज करूं और उस फाउंडेशन को बोलूं एक एक बच्चे को पकड़ पकड़ के इस जर्नी से निकालो। अच्छा, वो फाउंडेशन कहती क्यों निकालें, क्या रिज़ल्ट है इसका? हम किताबें खोल के पूरा स्कोर कार्ड सामने रख देते हैं, ये देखो जी ये रिज़ल्ट है। 100 बच्चे को स्पॉन्सर करो तो 70 के पैसे बनते हैं। अब बताओ मंजूर है? तो आप मुझे एक बात बताएं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का मसला नहीं हल हो गया? किसी का तो मसला हल हुआ, कोई तो फंड करेगा ना इसको, कि अच्छा ठीक है ये बड़ा ज़बरदस्त आइडिया, 100 के ऊपर हम स्पॉन्सरशिप करते हैं, 70 पैसे बनाते हुए निकलेंगे, लेकिन आप हमें साबित करें ये 70 पैसे बना रहे हैं कि नहीं बना रहे। तो ये लीजिए जी हमारी किताबें, ये डॉक्यूमेंट्स, ये स्कोर कार्ड। ये मेरा कॉन्सेप्ट है जो मैं फ्यूचर में अचीव करना चाहता हूँ। एंड सर, आपने गवर्नमेंट को रीच आउट किया है। गवर्नमेंट के बहुत सारे इस तरह के प्रोजेक्ट्स, सम सक्सेसफुल सम अनसक्सेसफुल रह चुके हैं प्रीवियसली। क्या आपने एक्सट्रीम कॉमर्स ने जाके गवर्नमेंट से बात की है कि यार एक फंड बनाओ या एक सिस्टम बनाओ हमारी यूथ के लिए? नहीं, गवर्नमेंट ज़बरदस्त सपोर्ट करती है, जहाँ गवर्नमेंट को करना भी चाहिए। गवर्नमेंट अपना काम करती है, गवर्नमेंट भी हमें सपोर्ट करती है। गवर्नमेंट कहती है आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट के अपने कुछ रिस्ट्रिक्शंस या मसाइल हैं, फंड्स के इश्यूज होते हैं। तो मैं गवर्नमेंट को ब्लेम भी नहीं करना चाहूँगा। दिस नो, इट्स यूजलेस। मैं आके सब कुछ गवर्नमेंट पे डाल दूँ, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो गवर्नमेंट अपने तौर पे जो कर सकती है वो करते हैं, मैं उसे डिनाई नहीं करूँगा। और ये जो आपकी फैंटेसी है या आपकी विजन है इस फंड की, अगर गवर्नमेंट नहीं तो कौन वो नेक लोग होंगे जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स देंगे? ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़। तो मैं ट्रैवल करूंगा वर्ल्ड वाइड, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को रिपोर्ट कार्ड्स दिखाऊंगा, बताऊंगा प्रोग्रेस के, एक बच्चे को फंड करने की ये अमाउंट है और बच्चे का ये रिज़ल्ट है, ये उसका स्कोर कार्ड है, ये हमारी रिपोर्टें कह रही हैं और ये वेरीफाइबल रिपोर्ट्स हैं। तो होपफुली ओवरसीज़ पाकिस्तानी फ़ंड करेंगे, फ्यूचर में हो सकता है गवर्नमेंट भी फ़ंड करे। वो फिर एक वो बस मैं ये चाह रहा हूँ कि इस इकोसिस्टम को कमर्शियली ड्राइव किया जाए, क्योंकि इस इकोसिस्टम को जैसे ही आप नॉन प्रॉफिट में कन्वर्ट करेंगे, इकोसिस्टम ही कोलैप्स हो जाएगा। ये फिर रेलवे की तरह या एयरलाइन की तरह चलेगा, फंडेड। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एक फाउंडेशन अलग से होनी चाहिए जो इन बच्चों को फंड करे जो इस जर्नी से गुजरे फिर। और सर, आपने बड़ा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया कैपेसिटी बिल्डिंग। तो सनी भाई, आपने जब कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, आपने अमेज़ॉन का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किया।
क्या ऐसे होगा कि हमने बहुत ज़्यादा अमेज़न के ट्रेनर्स पैदा कर दें तो हमें उनको डाइवर्सिफ़ाई इनटू समथिंग एल्स भी करना पड़ेगा, या कुछ ऐसा सिस्टम होगा कि अमेज़न के बेतहाशा जितने भी बच्चे निकलें सबको नौकरी मिल सकती है? देखें, जब मैंने ये इंक्यूबेशन बनाए थे तो मैंने बड़ा एक क्लियर विजन दिया था सबको कि एक्सट्रीम कॉमर्स इज़ अ कैपेसिटी बिल्डिंग प्लेटफॉर्म, और ये जो इंक्यूबेशंस आप देख रहे हैं ये ई बिजनेस इंक्यूबेशन सिस्टम कहलाता है, जिसमें आप लोग सीखेंगे कि ई बिजनेस कैसे बिल्ड करते हैं. एंड ई बिजनेस इज़ नॉट अबाउट अमेजोन. अमेजोन इज़ वन ऑफ देम. Shopify is one of them. Etsy is one of them. Google advertisement is one of them. PPC agency is one of them. Alibaba is one of them. बहुत सारे वेज हैं पैसे कमाने के, और मैंने क्रिएट किए 15 वर्टिकल्स. उन 15 वर्टिकल्स में बहुत सारी पाथवेज निकलते हैं. तो अब ये 15 वर्टिकल से जंप करके जाएगा 100 वर्टिकल्स के ऊपर. Amazon is just one of them. Why the focus then in the beginning on Amazon? अमेज़ॉन एक अपॉर्चुनिटी थी, $1 ट्रिलियन का डायनासोर था, और मुझे पता था कि पाकिस्तान में लोगों को इस पर चढ़ाया जा सकता है स्टार्टिंग के लिए, और हुआ. आज आप फाइवर पे चले जाएं, अपवर्क पे कहीं भी जाएं, आपको 90-95% लोग पाकिस्तानी मिलेंगे जो अमेज़ॉन की सर्विसेज बेचते हैं. अब मैं उसी मॉडल को रेप्लिकेट करने जा रहा हूँ 99 मज़ीद स्किल्स के अंदर. तो ये काम जो 5 साल में हुआ है एक स्किल के ऊपर, अगले 5 साल होगा 99 स्किल्स के ऊपर, क्योंकि हमारी अपनी कैपेसिटी इतनी ह्यूज हो चुकी है कैपेसिटी बिल्डिंग की. तो हमारी अपनी कैपेसिटी इतनी इंक्रीज हो चुकी है कि हम कैपेसिटी बिल्डिंग करने में माहिर हो चुके हैं अब. तो 99 स्किल्स ऐड करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है अब. और आपको कोई $1 ट्रिलियन डायनासोर अभी नज़र आ रहा है आउटसाइड ऑफ अमेज़न? अब तो मैं किसी एक डायनासोर की तलाश में नहीं हूँ. इट्स नॉट नेसेसरी कि मैं अब एक और $1 ट्रिलियन का डायनासोर ढूंढ के लाऊं. वो प्रॉब्ली एनिमेशन की इंडस्ट्री में होगा. उसमें हॉलीवुड के अंदर हमारे बच्चे सप्लाई किया करेंगे, कंटेंट सप्लाई करेंगे, हॉलीवुड के सर्विस प्रोवाइडर बन जाएंगे. वो प्रॉब्ली $1 ट्रिलियन की इंडस्ट्री निकल सकती है. बट वाई बॉदर अबाउट $1 ट्रिलियन? वाई नॉट $50 बिलियन की इंडस्ट्री, $50 बिलियन की इंडस्ट्री, $100 बिलियन की इंडस्ट्री? अगर इतनी सारी इंडस्ट्रीज़ को छोटी छोटी इंडस्ट्री से सेगमेंट्स पकड़ने शुरू कर दें, और ऐसे ही हम 100 छोटी छोटी इंडस्ट्रीज निकाल लें, प्रॉब्ली वो $10 ट्रिलियन की इंडस्ट्री के ऊपर हम लोग सारे राइड कर सकते हैं. और ये जो 1 लाख बच्चे जिनकी कैपेसिटी में बिल्ड करने की बात कर रहा हूँ, इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे अपनी, और अभी ये हो रहा है. हमारे इंक्यूबेशन में चले जाएं, आप जाके पूछें कि भाई क्या सारे अमेज़ॉन पे लगे हैं, तो एटलीस्ट आधे जो हैं वो अमेज़ॉन पे नहीं होते. उनमें से जो आधे हैं वो डिफरेंट किस्म की एजेंसीज बना के बैठे हुए हैं. कोई अली बाबा पे बैठा है, कोई डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चला रहा है, कोई एफिलिएट की एजेंसी चला रहा है, कोई व्हाट्सएप बिजनेस ऑटोमेशन कम्युनिकेशन के ऊपर लोग काम कर रहे हैं. तो वो मेरा काम है लोगों को ड्राइव करना और रास्ते खोल के देना. एंड जब आप लोगों को ड्राइव कर रहे होते हैं, और जनरली स्पीकिंग पाकिस्तान में अगेन वो अगर हम मुर्शिद वाली बात करें, आपकी एक फ़ी है, मतलब एक कह लें डॉलर अमाउंट है जो सनी अली के साथ अटैच्ड होती है. वाई दैट पर्टिकुलर अमाउंट, एंड वाई इज़ इट कि फॉर एग्जांपल इन दिस पर्टिकुलर केस, अब बात कर रहा हूँ सनी अली की एक्सट्रीम कॉमर्स की नहीं. सो सनी अली माशाल्लाह एज अ मिलियनेयर एंड एज, तो जो लोग कहते हैं कि यार आप हमें, मतलब आप हमसे उस तरह मिलें जिस तरह बड़े भाई हैं, उस पर आपका क्या थोड़ा माइंड सेट है? पाकिस्तान में बच्चे जो हैं मुझे एज अ फादर देखते हैं, एज अ टीचर देखते हैं, एज अ बड़ा भाई देखते हैं, और मैं भी उनको उसी तरीके से ट्रीट करता हूँ, और मैं अपना गुस्सा भी दिखाता हूँ इनको. आई मीन फादर कह रहे हैं ना, बड़ा भाई कह रहे हैं, तो आप कह रहे हैं जी गुस्से में भी ना आए आप. मुझे भी गुस्सा आएगा, मैं भी शो करूँगा उनको. तो ये रिलेशनशिप मेरा ग्रुप के अंदर है, जहाँ मेरे पास मिलियन प्लस लोग बैठे हुए हैं, और जिसने जो सवाल करना है मुझे टैग कर दो, और लोग करते हैं. कोई भी सवाल करना है, कोई भी मसला है, मुझसे डिस्कस करें, आप टैग कर दें, मुझे टैग कर दें, मैं जवाब दूंगा. और मैं जवाब देता आ रहा हूँ, 5 साल से देता आ रहा हूँ, बिकॉज दैट्स व्हाट आई डू, दैट्स व्हाट आई लव. यही तो पैशन है मेरा, यही तो मैं एंजॉय करता हूँ. तो लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि जी आप एक्सट्रीम कॉमर्स कैसे चलाते हैं और ये काम कैसे करते हैं, सारा दिन बच्चों को जवाब दे रहे होते हैं. तो मैं उनको बताता हूँ एक्सट्रीम कॉमर्स मैं नहीं चला रहा. अगर मैं एक्सट्रीम कॉमर्स चला रहा होता, 500 एम्प्लॉयज़ को देख रहा होता, तो मैं ये जवाब कैसे देता लोगों के. और आपका टाइम कितना लगता है वैसे, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, क्योंकि आप बहुत सारे बच्चों को जवाब दे रहे होते हैं,
घंटे घंटे लग जाते होंगे आपको जी जी, दिन के? कुछ घंटे डेली लगा देता हूँ। डेली कुछ घंटे मैं स्क्रॉल करता हूँ, लोगों के जिन्होंने मुझे टैग किया होता है मैं उनको जवाब दे रहा होता हूँ, गाइड कर रहा होता हूँ। तो इट्स नॉट अबाउट मनी। मनी तो देखिए, मनी कमर्शियल, एक्सट्रीम कॉमर्स एक कमर्शियल एंटिटी है, उसको कमर्शियल एंटिटी रहने दें। सनी भाई आपके हैं, सनी भाई आपको डिफेंड करते हैं। और अगर आप कहते हैं सनी भाई इसी ने मेरे साथ ये किया, इसी ने ये बुरा किया, वो बुरा किया, तो सनी भाई इसी के जाके उस पूरे सिस्टम को खंगाल भी देते हैं कि भाई क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो सनी भाई अगर इसी को, अगर मैं एक्सट्रीम कॉमर्स को ड्राइव कर रहा होता तो मैं कमर्शियली ड्रिवन होता। अब चूंकि सनी भाई मेंटोर हैं, सनी भाई टीचर हैं, सनी भाई आपके साथ हमदर्दी भी रखते हैं, लेकिन आपको एजुकेट कर रहे हैं कि देखो बेटा ये कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, ऑल्दो कि मैं इसको ओन करता हूँ, मैं इसका मेजॉरिटी शेयर होल्डर मैं ही हूँ, लेकिन चूंकि ये कमर्शियल एंटिटी ही ऐसे चल रही है, इसको चलते रहने दो। आप बताओ, मैं आपको गाइड कर देता हूँ, ये कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, आपके पैसे बन जाएंगे। अच्छा, इसको भी मैं फंड करने जा रहा हूँ। मैं फाउंडेशन क्रिएट करके ये मसला भी बच्चों का हल कर दूंगा ताकि 1 लाख बच्चा मैं सिस्टम से निकाल सकूँ। तो अब बात आ गई कि जी सनी भाई के साथ जुड़ने के पैसे। देखिए, मेरे साथ जुड़ने के ना कोई पैसे हैं, ना मैंने कभी पैसे मांगे किसी से। जिसने जुड़ना है फेसबुक पे क्वेश्चन कर दें, मैं अभी जवाब दे देता हूँ। तो कोई पैसे नहीं है इस चीज़ के। और सही में 500 अगर एम्प्लॉयज़ हैं एक्सट्रीम कॉमर्स में, एंड हज़ारों क्या लाखों शायद बच्चों से आपने, डिफरेंट बच्चों से बात की हो, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स एक सक्सेसफुल आदमी में और एक अनसक्सेसफुल आदमी में? ये बड़ा अच्छा सवाल है। इसके ऊपर तो मैं घंटों घंटों बोल सकता हूँ। एंड आई विश कि लोग इसको समझ सकें। आई विश दुनिया के हर मेंटोर के पास चले जाएं, उसको बोलेंगे मुझे एक सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल इंसान की पहचान बता दो, तो वो अपनी सबसे पहले एंटरप्रेन्योरशिप की किताब खोल के देता है। उस किताब का चैप्टर नंबर 1, टॉपिक नंबर 1 यही होता है, विनर माइंडसेट वर्सेस लूज़र माइंडसेट। तो विनर की पहचान ये है, लूज़र की पहचान ये है। लूज़र के अनसक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा हैं, विनर के सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो माइंडसेट, और ये इंसान के पोटेंशियल को 50% बढ़ा देता है। और क्या होता है वो विनर माइंडसेट? मैं कैसे ला सकता हूँ अपने अंदर फॉर एग्जांपल? विनर कंप्लेन्स नहीं करता, लूज़र कंप्लेन करता है। लूज़र दुनिया वालों से नाराज़ है। लूज़र की एक्सपेक्टेशन दुनिया वालों से बहुत ज़्यादा है। वो कहता है दुनिया ने मेरे लिए ये नहीं किया, अम्मी अब्बू ने मेरे लिए ये नहीं किया, बड़े भाई ने मेरे लिए ये नहीं किया। लूज़र सबसे नाराज़ है, किसी न किसी बहाने से नाराज़ है। उसकी एक्सपेक्टेशन दुनिया वालों से ये है। विनर की एक्सपेक्टेशन दुनिया वालों से ये है। विनर कहता है सिर्फ इशारा दे दें, लूज़र कहता है खिलाओ। लूज़र कहता है खिलाओ, मेरे मुंह में डालो, बताओ, मुझे बताओ, और फ्री में बता दो सब कुछ। विनर कहता है सिर्फ इशारा दे दें, इशारा दे दें, जाना कहाँ है, बाकी मैं खुद ही करूँगा। अच्छा, विनर ग्रेटफुल होता है। विनर कहता है इशारा दे दिया, बहुत मेहरबानी है आपकी, ग्रेटफुल है। विनर शुक्रगुजार होता है। लूज़र ग्रेटफुल नहीं होता। वो अगर आपसे फ़ायदा भी ले लेगा तो तब भी वो शुक्रगुजार नहीं होगा, बल्कि वो कंप्लेंस ही करेगा। उसकी नेचर में है, कंप्लेनिंग नेचर है ये। तो ये कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, और भी बहुत सारी एट्रीब्यूट्स हैं कि लूज़र जो है दूसरे की इनकम को कैलकुलेट करता है और फैसला करता है कि मैं इस इंसान के साथ ट्रांजैक्शन नहीं करना चाहता क्योंकि इसको फ़ायदा ना हो जाए कहीं। ठीक है, विनर ये कहता है कि आपके फ़ायदा, आपके जो पैसे बन रहे हैं बनाते रहो, मुझे ये बताओ मेरा क्या बनेगा इसमें, तो मैं आपके साथ ट्रांजैक्शन करने के लिए तैयार हूँ। तो बहुत सारी करेक्टरिस्टिक्स हैं जो मैं बच्चों को एजुकेट करता हूँ कि विनर ऐसे सोचता है, लूज़र ऐसे सोचता है। अगर आप अपने माइंडसेट को चेंज कर लें तो 50% सक्सेसफुल हैं अब आप। उसके बाद 30% का जो कंपोनेंट है जो आपकी लाइफ में है वो है विजडम, हिकमत का, एक्सपीरियंस से आती है हिकमत। और आखिरी का 20% जो कंपोनेंट है उसे हम कहते हैं कोर्स, स्किल। जाओ बेटा अमेज़ॉन का कोर्स कर लो, आप शॉपिफाई का कोर्स कर लो। तो कोर्स करने से जो सक्सेस है वो 10-15% से वैसे भी ज़्यादा नहीं है। तो सनी भाई, आपको लगता है कि किस्मत ऑल्सो प्लेज अ पार्ट, लक जिसे कहते हैं? क्या कोई इंसान अगर विनर माइंडसेट भी हो, मेहनती भी हो, कोर्स भी कर ले, सब कुछ अपनी तरफ से तो करे, एक लेवल है जहाँ पे मतलब अल्लाह की तरफ से जो होना होता है वो होता है? देखिए, जो अल्लाह की तरफ से जो लिखा गया है वो किस्मत नहीं है, वो नसीब नहीं है, वो मुकद्दर है। तो मुकद्दर को हम नहीं छेड़ सकते। नसीब हमारे ही हाथ में है, और ये इमाम अली का कॉल है। बाकायदा इसको मैंने डिटेल में लोगों को एक्सप्लेन किया है कि नसीब में मुकद्दर में क्या फ़र्क है। तो नसीब मेरे फ़ैसले हैं, नसीब मेरे फ़ैसलों से शेप होता है। तो मैं जो फ़ैसला करता हूँ मेरा नसीब वैसे वैसे शेप होता जाता है। 20 साल पहले मैं और मेरे दोस्तों ने फ़ैसला किया था
कि मैंने कहा मैं मुल्क से बाहर जा रहा हूँ, मेरे दोस्त ने कहा मैं एयरलाइन ज्वाइन कर रहा हूँ, दूसरे दोस्त ने कहा मैं आर्मी ज्वाइन कर रहा हूँ। आज 20 साल के बाद हम सब की ज़िंदगियाँ मुख्तलिफ हैं, इसलिए कि हमने वो फ़ैसले किए थे। तो नसीब मेरे फ़ैसलों से शेप होता है। मुक़द्दर प्री रिटन है, उसको मैं चेंज नहीं कर सकता। मैंने कहाँ पैदा होना था, कब मरना है, कहाँ मैंने ज़िंदा होना है, कितने साल में जीऊँगा, ये मुक़द्दर है। तो नसीब मेरे फ़ैसले हैं। राइट फ़ैसला करना सीख लें तो आप खुश नसीब हो जाते हैं। राइट फ़ैसला कैसे करते हैं? राइट फ़ैसले की साइंस सीख लें तो आप खुश नसीब हो जाएंगे। राइट फ़ैसला करने की जो मेरी स्ट्रैटेजी वो ये है कि फ़ैसला ही ना करें। अगर आपने अच्छा फ़ैसला करना है तो फ़ैसला ही ना करें, बल्कि फ़ैसला करवाएं। मतलब फ़ैसला करवाया जाता है दो तरीक़ों से। एक कहलाता है मशवरा, दूसरा कहलाता है कलेक्टिव विज़डम, जो मल्टीपल मशवरों से आता है। तो मशवरा किसी तजर्बाकार का ले लें, किसी एक्सपीरियंस इंसान का ले लें, और इमाम अली के कौल के मुताबिक किसी गनी से मशवरा लें, किसी नडर से मशवरा लें। बुज़दिल से मशवरा नहीं लेते, कंजूस से मशवरा नहीं लेते। दूसरा मेथड है कलेक्टिव विज़डम, जिसको मैं कहता हूँ कि 5 लोगों को जमा करें और डिबेट करवाएं एक सब्जेक्ट के ऊपर। तो कल जब आप सुबह सो के उठेंगे तो आपको इतने नए पॉइंट्स पता लग चुके होंगे जो आपने कभी सोचे भी नहीं थे। और ये जो आपने नहीं सोचा था, इसको हम कहते हैं यू डोंट नो व्हाट यू डोंट नो। यानी कि आज से 10 साल पहले, आज आपके पास जो नॉलेज अगर 10 साल पहले होता तो क्या होता? मज़ा आ जाता। अब आप सोचें, आज से 10 साल के बाद जो नॉलेज आपके पास आने वाला है, वो अगर आज आ जाए तो मज़ा ना आ जाए? डेफिनेटली। इसका मतलब वो एक अननोन नॉलेज है। वो अननोन नॉलेज को मैं कहता हूँ यू डोंट नो व्हाट यू डोंट नो। वो अननोन नॉलेज हासिल कर लें तो आपका फैसला राइट हो जाएगा, आपके डिसीजन राइट हो जाएंगे। वो अननोन नॉलेज कैसे आता है? वो आता है मशवरे से या कलेक्टिव विजडम से। आपके डिसीजन राइट हो जाएंगे, आप खुद ब खुद खुश नसीब हो जाएंगे। और सर बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं, पाकिस्तान में एक नेगेटिव माइंडसेट बहुत रहता है, तो कि यार हमारी आवाम तो कुछ नहीं करना चाहती। आप हमारी आवाम से बड़े इन टच हैं, आप बहुत सारों को फेसबुक पे बात कर रहे हैं। व्हाट्स आप परसेंटेजेस के शौकीन है, फ्रॉम व्हाट आई कैन टेल। परसेंटेज अगर आप एक रफ एस्टिमेट मुझे दें ऑफ विनर माइंडसेट वर्सेस लूजर माइंडसेट, जिन लोगों से आपकी बात हो रही है। मेरा ख्याल है 60% विनर है, 40% लूज़र है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि जी मेजॉरिटी लूज़र है, ऐसा नहीं। पाकिस्तान में मेजॉरिटी तो लूज़र नहीं है, मेजॉरिटी ट्रांसफॉर्म हो जाती है, लोग ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। तो एंड पे जो रह जाते हैं 40% रफली हैं जो ये वाला माइंडसेट रखते हैं। उसमें बहुत सारे लोग अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, सिर्फ एजुकेशन की कमी है। जैसे उन्हें ये वाली एजुकेशन मिलती है कि अच्छा विनर और लूज़र में ये फ़र्क है, वो फिर अब एफर्ट करते हैं, वो एफर्ट करते हैं, जान लगाते हैं, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हैं, वो विनर बनने की कोशिश करते हैं। तो फिर उससे क्या होता है कि मेजॉरिटी पॉपुलेशन, मेरी ऑडियंस में, कम, मैं अपनी ऑडियंस की बात कर रहा हूँ, तो मैं अपनी ऑडियंस में बहुत ज़्यादा लूज़र नहीं देखता। लोग ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, लोग लर्न करते हैं, वीडियोस देखते हैं, उसके बाद उनको समझ आती है तो वो अपने आप को चेंज करते हैं, एफर्ट भी करते हैं उसके ऊपर। और आपको अब एक लॉन्ग टर्म विजन अगर हम इस ई कॉमर्स इंडस्ट्री का देखें या ई बिज़नेस इंडस्ट्री का देखें, आपको क्या लगता है अगले 10-15 साल में हमें पाकिस्तान में देखने को मिलेगा? 10-15 साल में प्रॉब्ली मल्टी बिलियन डॉलर की एक्टिविटी होगी पाकिस्तान में। ये सारे फ्रीलांसर एजेंसियाँ, 1990 में इंडिया में छोटी छोटी एजेंसियाँ खुली थी, छोटे सॉफ्टवेयर हाउस खुले थे। 30 साल के बाद वो 150 बिलियन डॉलर की एक्टिविटी क्रिएट की है उन लोगों ने, और वो एक इंस्टीट्यूशन स्केल पे उनकी इंडस्ट्री चली गई, मैसिव ह्यूज हो गई। पाकिस्तान में भी यही होगा। पाकिस्तान में छोटी एजेंसियाँ क्रिएट होंगी, इसी इकोसिस्टम की मदद से क्रिएट हो जाएंगी। और ये इकोसिस्टम क्रिएट करेगा, ये एजेंसियाँ और लोग और वेल्थ क्रिएशन इकोसिस्टम की हेल्प से हो जाएगा। और हज़ारों लाखों छोटी एजेंसियाँ मशरूम अप होंगी। इनमें से बहुत सी डाई आउट हो जाएंगी, बहुत सी सर्वाइव करेंगी, बहुत सी थराइव करेंगी। ये इनमें से बहुत सी एजेंसियाँ लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस बन जाएंगी, कुछ यूनिकॉर्न्स बन जाएंगे इसमें से। तो अगले 10-15 साल में पाकिस्तान में हर किस्म के स्किल पे काम होता नज़र आएगा। एनीथिंग ऑनलाइन आपको पाकिस्तानी मिलेंगे उसके अंदर, भले वो 3D आर्टिस्ट हो, 3D डिज़ाइन हो, एनिमेशन हो, आपकी ऑनलाइन फ्यूचर की इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हों, ब्लॉकचेन हो, एनीथिंग यू नेम इट, पाकिस्तान में उसका टैलेंट होगा। क्यों? फाउंडेशन क्रिएट हो गई। अब फाउंडेशन जो क्रिएट हुई है ये हेल्प करेगा इनको मशरूम अप करने में। तो मुझे तो अगले 10-15 साल में ये नज़र आ रहा है। इंशाल्लाह।
अच्छा सर, मैं ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा। एक आखिरी मेरा जो सवाल है वो ये है कि $1 बिलियन इज़ द ड्रीम या अ मैसिव $1 बिलियन कंपनी, परसेंटेज वाइज वापस चलते हैं, हाउ क्लोज आर वी और आर यू इन दिस केस टू दैट ड्रीम? कितना अभी रहता है? और आपको लगता है आपकी जो जर्नी है, जिस तरह आप जर्नीज क्रिएट कर रहे हैं लोगों की, हाउ फार लॉन्ग इन योर जर्नी आर यू? 2018 में मैंने बैनर डाला था बिलियन डॉलर पाकिस्तान का, जनवरी 2018, वो ट्रू हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी। वो दिन था जब मैं पाकिस्तानी बन गया था। मैं काफ़ी इमोशनल था उस दिन कि मैंने ये काम करना है। हमारे इस इकोसिस्टम के अंदर मैं अकेला नहीं हूँ, इट्स नॉट जस्ट मी। इकोसिस्टम है ना, इकोसिस्टम, इट्स नॉट जस्ट अबाउट मी एनी मोर। मैं रहूं ना रहूं, इकोसिस्टम चलेगा, ग्रो होगा। इसमें बहुत प्लेयर्स मौजूद हैं, सबका कंट्रीब्यूशन है। ये सिर्फ मैं अकेला नहीं हूँ जिसने ये कंट्रीब्यूट किया है सब कुछ। तो हम सब लोगों ने मिल के एक्टिविटी जनरेट की है। हमारा जो प्लेटफॉर्म है उसको हम वीबीसी कहते हैं, जो लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जिसमें कुछ लाख, कुछ फ्यू 100,000 बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट वीबीसी मिला हुआ है। उनका सर्वे फिल होता है, तो मेरा ख्याल है 35,000 लोगों ने वो सर्वे फिल किया हुआ है। उस सर्वे के मुताबिक हमारा एक बहुत रफ सा एस्टिमेट है कि 200 से 300 मिलियन डॉलर की एक्टिविटी है उसके अंदर। ये बहुत रफ सा एस्टिमेट है, इसके अंदर मैं एक्यूरेसी अभी क्लेम बिल्कुल नहीं कर सकता। अभी तो उसके डाटा साइंटिस्ट बैठेंगे उसकी एक्यूरेसी के ऊपर काम करने के लिए। एक रफ सा नंबर हमने निकाला हुआ है कि इतनी अमाउंट जनरेट की है बच्चों ने उस प्लेटफॉर्म की मदद से। और ये सिर्फ हमारे वाला प्लेटफॉर्म है। आई एम श्योर बाकी प्लेटफॉर्म्स को अगर मिला लें, हम लोग सब मिला लें, शायद $500 मिलियन की एक्टिविटी क्रिएट हुई हो। अब इसमें जो लोग फ्रीलांसिंग करते हैं वो डॉलर पाकिस्तान में लेकर आते हैं, जो लोग अमेज़ॉन के ऊपर स्टोर्स बनाते हैं वो डॉलर पाकिस्तान से बना के भेजते हैं। क्योंकि अमेज़ॉन के अंदर ये भी कुछ मसाइल हैं कि जो लोग पाकिस्तान से अमेज़ॉन का अकाउंट बना के पीएल लॉन्च करते हैं यूनाइटेड स्टेट में, वो तो पाकिस्तान से बना लेंगे, उनका कोई मसला नहीं। लेकिन बहुत सारे लोग यूके की कंपनियां बनाते हैं, यूएस की कंपनियां बनाते हैं, डॉलर पाकिस्तान से वो अमाउंट फिर बाहर भी जाती है। तो मैं उसको प्लस माइनस अभी हम लोगों ने कोई इतना एक्यूरेसी के साथ कैलकुलेट तो नहीं किया, लेकिन मैं अगर एक्टिविटी कंसिडर करूँ कि पाकिस्तानियों के पास प्रॉब्लली $500 मिलियन की एक्टिविटी आई है इनके हाथ में। सर, मेरा एक आखिरी सवाल है, बिकॉज आई जस्ट हैव टू आस्क दिस नाउ। 2018 में आप पाकिस्तानी बने, व्हाई? 2017 के एंड में जब मैंने ग्रुप क्रिएट किया, लोगों ने सवाल पूछने शुरू किए, मैंने सवालों के जवाब देने शुरू किए, उनको गाइड करना शुरू किया, तो लोगों ने बहुत इज्जत दी। लोगों ने कहा कि उनको यकीन नहीं आया कि कोई इंसान अपना वक्त निकाल के हमें गाइड कर रहा। अब बस वो थोड़ा सा दिल बड़ा होने की वजह से मैं खुशी खुशी, क्योंकि पैशनेट था मैं इस अमेज़ॉन के बारे में, तो मैं धड़ाधड़ टेक्स्ट में लोगों को गाइड करता था, उनको एडवाइस करता था। लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया इस चीज़ को, रिस्पेक्ट दी, इज़्ज़त दी। वो थी मेरी मोटिवेशन। वो इतनी, उसने मुझे इतना मोटिवेट किया कि मैंने कहा कि पाकिस्तान में अमेज़ॉन हो या ना हो, अब ये $1 बिलियन की एक्टिविटी क्रिएट करनी है। कैसे करनी मुझे खुद नहीं पता, लेकिन यही लोग अब मेरी हेल्प करेंगे। और वही हुआ, उन्हीं लोगों ने मेरी हेल्प की, सब ने हेल्प की, सब ने पार्टिसिपेट किया उसके अंदर, सब ने मिल के ये इतनी बड़ी एक्टिविटी पाकिस्तान में क्रिएट की है। चलें सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल।